तो ये जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं MTNR के, बेसिकली ये वही साइक्लिकल प्रोसेस है कि जब आप आखिरी स्टेप आपको कह रहा है कि आप एक्शन लें वेरिएंसेस को एड्रेस करने का और इंश्योर करें कि टारगेट मीट हो। तो जब आप एक्शन लेते हैं फिर इसका मतलब है कि उस एक्शन के बेसिस पे आपके पास और डेटा अगला जो जनरेट होता है उसको उस एक्शन से के इन्फ्लुएंसेस के लिए आप मेजर करते हैं कि आगे से रिजल्ट्स ठीक आएंगे कि नहीं। तो एक और साइकिल फिर शुरू हो जाता है कि आप एनर्जी कंजम्पशन का डेटा मेजर करना शुरू करते हैं और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को देखते हैं एंड सो ऑन। तो ये वही सेम साइक्लिकल प्रोसेस है जो कि फिर चलता रहता है इम्प्रूवमेंट के लिए। अब जैसा हमने कहा कि आपने डेवलप करना है कि एक एनर्जी परफॉर्मेंस मॉडल या एक इक्वेशन डेवलप करनी है। मॉडल का मतलब जब तक स्पेसिफिकली कुछ और चीज़ ना कही जाए तो हमारे ज़ुबान में, इंजीनियर्स की ज़ुबान में या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की ज़ुबान में इसका मतलब होता है इक्वेशन। मॉडल का मतलब होता है इक्वेशन जिसकी बेसिस पे आप कोई प्रोडिक्शन करें। और ये जो हमारा मॉडल है इट क्वांटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड एप्लीकेबल वेरिएबल्स। यानी आपने जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जिसकी वजह से बिजली कम या ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और बिजली के इस्तेमाल, इन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप बेसिकली ये मॉडल आपका क्वांटिफाई करता है। और जब आपके पास मॉडल बन जाता है तो आपका मॉडल आपको फ्यूचर की प्रिडिक्शंस देता है और आप उन प्रिडिक्शंस को कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से। आपने प्रिडिक्ट किया था इतने किलोवाट बिजली 100 किलोवाट मार्च में इस्तेमाल होगी, मार्च में इस्तेमाल हो गई 115। तो अब आपने इस 100 और 115 का जो फ़र्क है यानी 15 का फ़र्क, इसको आपने एनालाइज करना ये क्यों हुआ है। इस फ़र्क को हम कहते हैं वेरिएंस और इसी वेरिएंस का हम कज़न एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस मोस्ट कॉमनली, लेकिन पुराने सालों का डेटा भी इस्तेमाल हो सकता है, सिमुलेशंस भी, और भी बहुत से तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन रिग्रेशन जो है उसकी एक अगर आप अच्छी रिग्रेशन करें तो उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है किसी और चीज़ से रिलेटेड। और उसके अंदर फिर आप बड़ा डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर्स का डेटा देखेंगे तो फिर आपको खुद वो मैथमेटिकल एनालिसिस कागज़ों पे और अपने दिमाग में करना पड़ेगा, जिसमें ऑब्वियसली थोड़े अरसे बाद या थोड़े साइज ऑफ डेटा के बाद लिमिट आ जाती है। तो रिग्रेशन इसके लिए फिर बहुत अच्छा टूल होता है। और आपका जो एनर्जी डेटा है उसको आप क्वांटिफाइबल और कंपरेबल यूनिट्स में करते हैं। क्वांटिफाइबल का मतलब कि वो नंबर्स में हो और आप उसको क्वांटिफाई कर सकें। कंपरेबल का मतलब कि आप उसको कंपेयर कर सकें किसी एक मशीन को दूसरी मशीन से, एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से, अपनी इंडस्ट्री, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री में किसी और ऑर्गेनाइजेशन से एंड सो ऑन। अब ये जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बिजली कम या ज़्यादा होती है, ये स्टैंडर्ड MTR में जो आप कज़म एनालिसिस करते हैं उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है ऑक्यूपेंसी या ऑपरेटिंग आवर्स, यानी आप कितने देर आपकी फैसिलिटी ऑक्यूपाइड रहती है या आप अपना प्रोसेस ऑपरेट करते हैं। अब ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेरी करेगा इसकी डेफिनेशन आपके नेचर ऑफ प्रोसेस पे। तो लेकिन इट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इज प्रोडक्शन लेवल। यानी आप आउटपुट क्या दे रहे हैं, आपकी फैसिलिटी बना क्या रही है। तो वो कोई हार्डवेयर भी हो सकती है, वो कोई बैच प्रोसेसिंग भी हो सकती है, वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो कस्टमर्स भी हो सकते हैं जो रेस्टोरेंट्स में आ जा रहे हैं, होटल के कस्टमर्स हो सकते हैं, कोई आप इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बना रहे हैं, कोई आप एग्रीकल्चरल आउटपुट दे रहे हैं, कुछ भी आपका प्रोडक्शन लेवल क्या है किसी चीज़ का। तो आप एक खेत है जिसके अंदर आप नेपियर ग्रास लगा रहे हैं, तो आप कितने टन आपकी ग्रास हर 3 महीने बाद कटती है, वो आपकी प्रोडक्शन लेवल है। इसी तरह आखिरी चीज़ है डिग्री डेज। ये बेसिकली मेजर है आउटसाइड टेम्परेचर का, या कंपेयर टू दिस प्रीवियस पीरियड। आज मार्च की 3 तारीख को, पिछले साल की मार्च 3 तारीख में टेम्परेचर में कितना डिफरेंस था। तो वो फिर हमें एक रीजनेबल बेसिस दे देता है कि हम कंपेयर कर सकें कि आज की और पिछले मार्च की 3 तारीख को बिजली कितनी इस्तेमाल हुई है। जो आपका रिलेशनशिप बनता है एनर्जी डेटा और एक सिंगल फैक्टर में, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। और अ, आपकी रिग्रेशन इक्वेशन जनरेट होती है और वो एक स्टैंडर्ड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन जो होती है उसकी फॉर्म में जनरेट होती है, जो
ये वाली फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और आपके पास एक लाइन बनती है रिग्रेशन की लाइन। तो अ, इसमें इस जस्ट चूंकि इसकी बेसिस पे आगे हम थोड़ी बात करेंगे, तो इसको ज़रा गौर से देखें इस डायग्राम को। इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वही एक्स है जो आपने नीचे एम एक्स के साथ एक्स लिखा हुआ है, और वाई एक्सिस वही वाई है जो आपने नीचे वाई इक्वेशन में लिखा हुआ है। हमारे केस में वाई यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, यानी आप कितनी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। और एम आपका कोई भी इन्फ्लुएंस फैक्टर जो आपने यहाँ पे तीन लिखे हुए हैं ना, ऑक्यूपेंसी, प्रोडक्शन, डिग्री डेज, इनमें से कोई भी हो सकता है, या किसी का कम्बिनेशन, दो का कम्बिनेशन, तीन का कम्बिनेशन भी हो सकता है। ये जो एम है, एम आपको बेसिकली ये बताता है कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर और वाई का रिलेशनशिप क्या है। तो ये जो लाइन, रेड वाली लाइन लगी हुई है, ये जितनी स्टीप होगी, यानी ये जितनी इसका एंगल एक्स एक्सिस से ज़्यादा होगा, जो इस वक्त जो आपको नज़र आ रही है तकरीबन 25 से 30 डिग्री एंगल है इस लाइन का ना। तो इसका मतलब है कि इसका इन्फ्लुएंस, जो आपका फैक्टर है जो भी आपने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ प्रोडक्शन लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है एनर्जी के इस्तेमाल पे। अगर इस लाइन का एंगल बढ़ता जाए, फॉर एग्जांपल ये 70-80 डिग्री तक आ जाए, यानी ये इसका मुंह और ऊपर की तरफ होता जाए, तो इसका मतलब है इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होगी, और ज़्यादा एनर्जी का पैसा प्रोडक्शन की तरफ जा रहा होगा। लेकिन जितना इस लाइन का स्लोप कम होगा, उसका मतलब है कम इस्तेमाल हो रहा होगा, कम इन्फ्लुएंस होगा ओवरऑल फैक्टर पे, इस इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर का। अब ये जो है स्लोप, ये भी एक नंबर की शक्ल में आता है। जैसे आप कहते हैं 5, फर्ज करें इक्वेशन में y इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय x। तो इसका मतलब है कि आपकी जो y है वो प्रोडक्शन से 4 गुना ज़्यादा होगी। तो ये जो m होता है, ये स्लोप, ये नंबर बढ़ता जाता है जूं जूं ये एंगल बढ़ता जाता है। और ये जो आखिर में c है, ये बेसिकली इंटरसेप्ट है कि ये जो लाइन है ये y को किस जगह पे काट रही है। इस केस में हम बात कर रहे हैं ये इस पॉइंट की, ये इंटरसेप्ट है, ये वाला, ये पॉइंट जो जहाँ पे y क्रॉस कर रहा है, y का और इस रेड लाइन का आपस में इंटरसेक्शन है, उसको हम इंटरसेप्ट कह रहे हैं। ये बेसिकली आपको क्या बताता है, इंटरसेप्ट आपको ये बताता है कि आप प्रोडक्शन करें या ना करें, इतना बिल तो आएगा ही आएगा। यानी ये जीरो से लेके जिस हाइट पे ये लाइन क्रॉस कर रही है, ये आपको बता रही है कि प्रोडक्शन करें या ना करें, गर्मी हो या ना हो, ऑक्यूपेंसी हो या ना हो, इतना बिल तो आएगा ही आएगा। तो ये लाइन अगर बिल्कुल नीचे आके लग जाएगी, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ना करें तो कोई बिल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका खेत है और आप उसमें नहीं उगा रहे चीज़ें, तो कोई बिल नहीं आएगा, क्योंकि बिजली तो आपने इस्तेमाल करनी थी कोई, या एनर्जी आपने इस्तेमाल करनी थी किसी ट्रैक्टर को चलाने में, किसी हार्वेस्टिंग की किसी मशीन को चलाने में। तो नई नई प्रोडक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो उस केस में ये रेड लाइन बिल्कुल ओरिजिन पे शुरू हो रही होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल होटल है और आज कोई बुकिंग नहीं हुई, लेकिन स्टाफ तो है, कुछ बेस बाहर की लाइटें वगैरह तो जल रही हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेस तो हो रहे हैं, तो ये लाइन फिर ऊपर टच करेगी और आपका कोई ना कोई बिल तो आएगा। अच्छा जी, अब ये जो आपकी रिग्रेशन लाइन बनती है, ये ये कुछ इस शक्ल में होती है जो आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 4.3806x प्लस 67235। तो ये आपको ये बता रहा है कि हर प्रोडक्शन यूनिट जो है, आपके 20 यूनिट है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो बिजली का बिल आएगा प्रोडक्शन यूनिट्स का, और उसके अलावा 67,235 रुपए तो बिल आएगा ही आएगा। तो ये आपको रिग्रेशन इक्वेशन बेसिकली ये बता रही है कि 67,235 बिल आना ही आना है। अब 100 पीस बना रहे हो तो 100 को 4.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 450
बिल यहाँ से आएगा और 67,000 यहाँ पे आएगा, तो 67,235 और 450 तुम्हारा बिजली का बिल होगा, या जो भी नंबर है एक्स, यानी प्रोडक्शन आपकी जितनी भी है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, और इतना बिल तो आना ही आना है जो बेसलाइन बिल है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ये इसके इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका एनर्जी का ओवरऑल बिल बनेगा। एक रिग्रेशन मॉडल आपको बेसिकली ये बता रहा है। अब इसके नीचे आपको एक और फिगर नज़र आ रही है, ये आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.9434। ये चूंकि हमारा ये स्टैट्स सब्जेक्ट नहीं है, आप जिन लोगों ने स्टैट्स की मेरी क्लास पढ़ी है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी, यूट्यूब पे उसकी भी वीडियोस पढ़ी है मेरे चैनल में, तो आप वहाँ पे इन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये इट इज़ एन ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन, या रिग्रेशन लाइन कितनी एक्यूरेटली आपके प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये उसका एक इंडिकेशन है। रफली स्पीकिंग ये आपको बता रहा है कि 94% चीज़ें आपने कवर कर ली हैं। तो अब यहाँ पे आप राइट साइड पे देखें तो आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। ये इस टेबल में पहला कॉलम मंथ्स है, जनवरी 2002 से मार्च 2004 तक का डेटा है। हर महीने कितनी प्रोडक्शन हुई ये बताया है, और हर महीने कितनी बिजली इस्तेमाल हुई ये बताया। और ये डेटा लेके सॉफ्टवेयर ने, या जिस तरह भी आपने रिग्रेशन इक्वेशन बनाई, आपको ये वाली इक्वेशन दी जो कि ये ऊपर लिखी हुई है या यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस इक्वेशन को अगर आप समझते हैं कि ये टाइम कंसिस्टेंट था, दिस वाज अ गुड टाइम टू, इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव टाइम ऑफ योर प्रोसेस, आप कह सकते हैं कि हाँ मेरा प्रोसेस ऐसे ही चलता है। तो फिर आप एक बेस लाइन बना लेते हैं। आप कहते हैं कि हाँ ये जो मेरी रिग्रेशन इक्वेशन आई है, ये लाइन आई है, ये मेरा मॉडल है, दिस इज माय एनर्जी प्रोडक्शन मॉडल, या जो भी आप इसका नाम रखते हैं। ये मॉडल है जो मेरे एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम की बेस लाइन के तौर पे सर्व करेगा, और इसकी बेसिस पे मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि आगे कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी, और मैं उसको सही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं। वो मैं एक्चुअल के साथ फिर कंपेयर करूंगा। ये मुझे इक्वेशन क्या बताएगी कि ये चूंकि मार्च 4 तक है, तो फर्ज करें जून 2004 में कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी, वो मैं इस इक्वेशन में वैल्यू डाल के देखूंगा, और फिर एक्चुअली जून में जितनी हुई उसको कंपेयर करूंगा उस प्रिडिक्शन से जो इस इक्वेशन ने की है, और उसके उनसे जो वेरिएंस आएगी, उस वेरिएंस को फिर मैं कज़म एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आगे दो मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं। इनमें इन दोनों की अगर आप इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो राइट साइड पे मॉडल है, हमारा रिग्रेशन मॉडल, और जो लेफ्ट साइड पे है, उनमें फ़र्क ये है कि राइट साइड वाले में मिनिमम एनर्जी यूजेज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन वो भी बढ़ा हुआ है, और प्रोडक्शन फॉर एवरी पीस ऑफ प्रोडक्शन या एवरी किलोग्राम ऑफ प्रोडक्शन कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी वो भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो अगर ये एक ही प्रोसेस के बारे में है तो फिर ये आपको बता रहा है कि ओवरऑल एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ी है। अगर आप कहते हैं कि लेफ्ट वाला, ये वाला, ये पहले का टाइम है और ये बाद का टाइम है, तो इसका मतलब है बाद के टाइम में बढ़ गई है। अगर ये पहले का टाइम है, ये बाद का टाइम है, तो इसका मतलब है कि चीज़ एनर्जी का इस्तेमाल कम हुआ। इसमें आर स्क्वायर जो मैंने आपको बताया था कि हेल्थ ऑफ योर रिग्रेशन एनालिसिस, वो ये बता रहा है कि ये वाली इक्वेशन ज़्यादा रिलायबल है, ये वाला मॉडल ज़्यादा रिलायबल है, ये वाला मॉडल थोड़ा सा कम रिलायबल है, क्योंकि ये 94% और ये 95% रिलायबल है। अच्छा जी, अब ये कज़म कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस टेबल को ज़रा गौर से देखिएगा। ये पहले दो कॉलम तो वही हैं जिनके बारे में हमने पीछे बात की, कि जनवरी 2002 से मार्च 2004 तक हर महीने कितनी प्रोडक्शन हुई और हर महीने कितनी बिजली लगी, ये हमने लिखा हुआ है। उस बेसिस पे अ, यानी फॉर एग्जांपल इससे पहले हमने किसी बेसिस पे अपनी एक मॉडल बना लिया था, अपनी रिग्रेशन इक्वेशन बना ली थी। फिर हमने उस रिग्रेशन इक्वेशन को कहा कि भाई आप हमें प्रिडिक्ट करके बताएं कि हमारे अब आगे कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो ये जो कॉलम 3 है, ये हमें बता रहा है कि कॉलम 3 की एंट्रीज हमें बता रही हैं कि हमारी कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई होगी मुख्तलिफ मंथ्स में। वो हमें बता रहा है कि आपकी जनवरी में इतने इस्तेमाल होंगे, फरवरी में इतने होंगे, मार्च में इतने होंगे, एंड सो ऑन। ये आपको हमें
मार्च 2004 तक हमने इससे पूछा तो इसने हमें बता दिया कि आपकी इतनी एनर्जी इस्तेमाल होगी। अब हमने करना क्या है कि इस बेसिस पे हमें पता चल गया कि कितनी इस्तेमाल होगी, तो हम देखेंगे कि एक्चुअल कितनी इस्तेमाल हुई। तो एक्चुअल आपके पास पीछे कॉलम 2 में लिखी हुई है। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप कॉलम 2 को कॉलम 3 से कंपेयर करके देखेंगे वेरिएंस कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक 52,430 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ एक 44,799 लिखा हुआ है। तो हमें मॉडल ने कहा था कि एक 52 इस्तेमाल होगी, एक्चुअल इस्तेमाल हुई एक 44। तो इसका मतलब वेरिएंस जो आई वो आई 7,631 माइनस। तो हमने लिख दिया कज़म की वैल्यू 7,631 माइनस। अगले महीने को उसी तरह हमने देखा तो वहाँ पे पॉजिटिव वेरिएंस आई 262, यानी 262 गीगा जूल ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो फिर हमने क्या किया कि 7,631 जो ये ऊपर वाले महीने का था, इसमें से ये चीज़ इन दोनों को हमने आपस में बेसिकली ऐड कर दिया। -7,631 को ऐड कर दिया 262 में, तो -7,369 आ गया। तो इसी तरह हर महीने के साथ हम करते गए तो हमारे पास बेसिकली कॉलम 5 आ गया जो कि कज़म की वैल्यूज़ हैं, क्यूमुलेटिव सम ऑफ वेरिएंसेस की अ, हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ गई हैं। तो एक और एग्जांपल अगर आप देखें कज़म कैसे निकालते हैं कॉलम 5 वाला, तो अक्टूबर 2 का कज़म कैसे निकला, ये अक्टूबर 2 है। इसका कज़म कैसे निकला कि आपने अक्टूबर 2 की जो वेरिएंस है, ये जो आपके पास वेरिएंस आई थी, इसको जमा किया इससे पीछे वाले यानी सितंबर 2 के कज़म में। तो वो 5687 है। 5687 को जमा करें -4875 से, तो आपके पास जवाब आएगा 812। तो इस तरह आपने अक्टूबर 2 की वैल्यू निकाली। इसी तरह आपने तमाम महीनों के कज़म की वैल्यू निकाली। जब ये वैल्यूज़ आपने निकाल ली तो फिर आप क्या करेंगे कि इस इन वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे। अब ये है प्लॉट कज़म का, जिसमें ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जो डैश लगा हुआ है, ये आपकी बेसलाइन है। यानी ये वो इक्वेशन है जो कि आपने पुराने डेटा की बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे आपने बनाई। अब बेसलाइन जो होती है वो उसको इस्टेब्लिश करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंडिंग के आपकी प्रोसेस की नॉलेज कितनी है। जिस बंदे को अपना प्रोसेस बहुत अच्छी तरह पता होता है तो वो एक्चुअली खुद भी ही इज एन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो वो बेसलाइन खुद ही बता देता है। मेरे ख्याल में मार्च में इतनी होनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, उस बेसिस पे उसकी बेसलाइन इक्वेशन बन जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी तरह प्रोसेस नहीं पता तो आप 2 4 6 महीने का डेटा इकट्ठा करें और उसकी बेसिस पे रिग्रेशन इक्वेशन बना लें, तो वो आपकी स्टार्टिंग बेसलाइन बन जाती है। और फिर हिट एंड ट्रायल करके आगे 2 4 महीने और गुजरेंगे तो आपकी वो बेसलाइन और मजबूत हो जाएगी और रिलायबल हो जाएगी। तो ये आपकी जो बेसलाइन बनी, इसके ऊपर आपने फिर हर महीने का कज़म प्लॉट करना शुरू कर दिया। ये जो पीछे आपने कॉलम 5 बनाया था ना, इस कॉलम 5 की वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो ये बहुत सारे महीनों की प्लॉटिंग हुई है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये मंथ नंबर 6 के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुआ है, एक्सेप्ट 10 to 11 जहाँ वो फिर थोड़ा बढ़ा है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड का मतलब होता है कि एनर्जी बच रही है। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब होता है कि एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल 12 नंबर महीना जो है 11 और 13 के दरमियान, इसमें एकदम डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया और ये चलते चलते 18 नंबर महीने तक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। 18 से 25 तक वो और ज़्यादा स्टीप हो गया उसका डाउनवर्ड ट्रेंड। तो अगर आपने 12 में महीना नंबर 12 में कोई एनर्जी सेविंग एक्टिविटी शुरू की थी तो आपको पता चल गया कि 18 तक उसने बहुत अच्छा काम किया। 18 में अगर आपने कोई और शुरू की थी एक और एडिशनल एक्टिविटी, तो आपको पता चला कि दोनों ने मिलकर और अच्छा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जब आप 25 के आगे देखते हैं तो वो एकदम उसका पेस वापस आ जाता है। ये मोर और लेस वही पेस है जो 12 से 18 तक चल रहा था। तो यहाँ पे अगर वो दूसरी बंद हुई थी तो यू वुड नो कि हाँ देखें सही रिस्पॉन्ड कर रहा है कज़म मेरे लिए। या जो भी रीज़न है आपके एनालिसिस का, उस बेसिस पे आप इसको डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। ओवरऑल ये आपको बता रहा है कि आपने इतनी एनर्जी जो है यहाँ पे इस पूरे टेन्योर के दौरान इस्तेमाल की, जो यहाँ पे तकरीबन 1,40,000 तकरीबन 1,00,000
40,000 गीगाजूल्स बन रही है। कंपेयर टू कि अगर आप ये ना करते कि जो भी आपने एक्टिविटीज की हैं एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर, ये आप ना करते तो फिर आपकी 1,40,000 गीगाजूल्स इस्तेमाल ना होती। अब आपकी जो महीना नंबर 12 से 18 तक की लाइन है वो आपको ये रिग्रेशन दे रही है जो ऊपर लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 4.2316x प्लस 62489। इसको आप बेसलाइन से कंपेयर करें जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी, तो आपको पता चल रहा है कि 12 से 18 में ये आपको दो चीज़ें बता रहा है। पहला ये कि जो मिनिमम बिल आना ही आना है वो भी कम हो गया है। प्रोबेबली आपने इसमें कोई रेट्रोफिटिंग की थी, कोई अपनी इक्विपमेंट चेंज की थी, या लोगों के कुछ बिहेवियर चेंज हुए थे, आप लोगों ने एसी बंद करना शुरू कर दिया, जो भी आपने इनिशिएटिव लिया। और साथ ही साथ वो आपको बता रहा है कि पर पीस भी खर्चा कम हो गया है बिजली का। पहले 4.6 पर पीस खर्चा होता था, अब 4.2 पर पीस खर्चा है। तो ये दोनों तकरीबन 10% की 9.28 और 8.83 फीसद इम्प्रूवमेंट्स हैं आपकी प्रोडक्शन रिलेटेड कंजम्पशन में और प्रोडक्शन अनरिलेटेड कंजम्पशन में। तो बेसिकली आप कज़म के बेसिस पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं। फिर अगला काम होता है कि आप अपने लिए टारगेट सेट करें। अब टारगेट सेट करते हुए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे आप टारगेट सेट करते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि जो आपकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी आप उसको टारगेट कर लें। यानी महीना नंबर 18 से 25 तक जो ट्रेंड है उस लाइन को आप अपना टारगेट रख लें कि अब हम इसी दिस दिस विल बी आर टारगेट। और फिर वो टारगेट आप हर डिपार्टमेंट को, हर इंडिविजुअल को, या जो भी आपका बेसिस है एनर्जी कॉस्ट सेंटर का, उसको दे दें। या ये हो सकता है कि आप जो बीच में ऐसी वैल्यूज जो आपको गलत लग रही हैं, जिनमें ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होगी, उन वैल्यूज को निकाल दें। तो उससे क्या होगा कि आपका टारगेट और स्टीप हो जाएगा। वो टारगेट दे दें सबको, बेसिकली बैड परफॉर्मेंसेस को निकालना। तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए टारगेट रखने का। ये आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोसेस की नॉलेज आपको होती है। आप इस तरह ब्लाइंडली टारगेट तो नहीं दे सकते ना कि कॉस्ट सेंटर ए बी सी ने बहुत अच्छा काम किया तो टारगेट हम सबको वही दे रहे हैं, क्योंकि मे बी कॉस्ट सेंटर सी डी ई जो है उनका नेचर ही कुछ और है काम करने का, तो उनकी तो बिजली कम कभी होगी ही नहीं। तो इस तरह रियलिस्टिक टारगेट तो ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते। तो अपने प्रोसेस को समझते हुए फिर आपने अपनी टारगेट सेटिंग करनी है, और फिर उस टारगेट के साथ आपने कंपेयर करना है एक्चुअल कंजम्पशन को। फिर इस सारे के सारे डेटा को आपने रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ऑब्वियसली रिपोर्टिंग का मकसद ये होता है कि एक तो ये कि मोटिवेशन क्रिएट करें एनर्जी सेविंग के लिए। जब जगह जगह सबको रिपोर्ट पता चलेगी मेरी एनर्जी कंजम्पशन अच्छी थी दूसरों से, तो ऑब्वियसली वो अच्छा फील करेगा और मजीद कम करेगा। जिसको लगेगा कि मेरी ज़्यादा हुई है, वो कोशिश करेगा कि कम करें। तो एक मोटिवेशन क्रिएट होती है ओवरऑल सिस्टम के अंदर। फिर अ, आप परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग तो ये है ही है, तो ये आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मदद करती है। आपकी ओवरऑल यूटिलिटी कॉस्ट्स को भी ये मॉनिटर कर रही है और आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप इसको कम करें। और इसी तरह वो कॉस्ट सेविंग्स को भी मॉनिटर करके और कॉस्ट सेविंग को बढ़ाने की आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। थैंक यू जी। विल हैव द क्यूए सेशन नेक्स्ट वीक।